नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया और आज हम बात करेंगे किसान कल्याण मिशन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। इस मिशन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है, वो है प्रदेश भर के किसानों को जागरूक करना, साथ ही जो 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी करने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उसको पूरा करने के लिए। और इस पूरा ये जो मेला है, एक तरीके का जो किसान सम्मान मेला है, वो पूरे 15 दिन चलेगा। 6 जनवरी से शुरू होकर के 21 जनवरी तक चलेगा, जिसमें किसानों को एक वन स्टॉप सेंटर की तरह उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। साथ ही जो विभिन्न योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही उद्देश्य किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं शुरू करने का है और साथ ही किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने का है, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है किसानों को मजबूत और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का, वो पूरा किया जा सके। तो आज इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। राजीव श्रीवास्तव जी हैं, ज्ञानेश शुक्ला जी हैं। दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है और हम चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान योजना को, ये जो मिशन है, उसको शुरू करते समय क्या कहा, वो आपको सुना देते हैं। इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है। अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हाशिए पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन को जोर देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ को जो किसानों के बारे में बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को मुख्य धारा से जोड़ा। जो अभी तक हालात थे उनको बदलने में अहम भूमिका निभाई है केंद्र सरकार ने। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, राजीव श्रीवास्तव जी और साथ ही ज्ञानेश शुक्ला जी, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कहना कि जो मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों को, जो उससे पहले जो स्थिति थी उसकी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन लाए। जो जय जवान जय किसान का नारा था उसको सही मायनों में
साकार करने का जो पूरा श्रेय है वो मोदी जी को जाता है, उन्होंने सभी योजनाओं से जोड़ा। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, जिस तरीके से 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर अपना फोकस रखा था और ये कहा था कि जो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी जो रीढ़ है वो किसान है, और किसानों की आय को जो है 2022 तक हमको दोगुना करना है। उस और जो है कई प्रयास हुए, कई रिफॉर्म्स आए, और जैसे प्रधानमंत्री के जो बीमा योजना है, उसके साथ साथ जो फसलों का क्रय केंद्रों पे सही तरीके से वहाँ पहुँचना और उनको सही मूल्य मिलना, ये सारे प्रयास लगातार पिछले 6 साल में ये होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गन्ना की अगर हम बात करें, गन्ने में जिस तरीके से जो पर्ची का सिस्टम था उत्तर प्रदेश में, अगर ख़ास तौर से बात करें, वो आमतौर पे जो बड़े किसान थे या जो बिचौलिए थे वो पर्ची पा जाते थे, और छोटे किसान जो है कहीं ना कहीं उससे जो है वो दूर रहते थे। तो ये सारी चीज़ों पे रोक लगी है इस सरकार में। सबसे जो खास बात है, जो डीबीटी योजना है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम है, उससे कहीं ना कहीं जो किसान अब तक अछूते रह गए थे, खासतौर से ग्रास रूट पे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की बात करें लगभग 86% से ऊपर के जो किसान हैं वो सीमांत किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं। तो वो एक बड़ी संख्या थी जो योजनाओं से अछूते रह जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो आज जो स्कीम आई है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो किसान कल्याण मिशन की जो योजना का जो शुभारंभ किया है, वो भी इस ओर ही है, क्योंकि आमतौर पे जो सीमांत किसान है, जो लघु किसान है, वो इन सारी सुविधाओं से महरूम रह जाता था। लेकिन ये योजना के तहत इन मेलों में अवेयरनेस कैंपेन चलाकर, प्रचार प्रसार करके किसानों को ये बताया जाना कि आपके लिए क्या क्या स्कीम है, किस तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम है, कैसे आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा, ये तमाम जो स्कीमें हैं, ये इन सारी योजनाओं का आज जो शुभारंभ हुआ है वो कहीं ना कहीं जो छोटे किसान हैं उनके लिए लाभकारी साबित होगा। फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे ज्ञानेंद्र शुक्ला जी से उनकी राय। हमारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का, और हमारे साथ दो खास मेहमान राजीव श्रीवास्तव और ज्ञानेंद्र शुक्ला दोनों जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आज जो मिशन शुरू किया, किसान कल्याण मिशन, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जिस मैसिव स्केल के साथ शुरू किया गया, आप कैसे देखते हैं कि क्या इस तरीके की जो एक्सरसाइज है वो वाकई किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक लाभदायक होती है, उससे किसानों को फायदा पहुंचता है? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने शुरुआत में बात कही कि किसान, और जब इस जय जवान जय किसान की हम बात कहते हैं, और ये देश जो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर एक बड़ी आबादी खेती से ही जुड़ी हुई है, कृषि के ही काम करती है। तो ऐसे में जब तक उनकी हालात उनकी नहीं बदलेगी, उनकी हालत नहीं सुधरेगी, तब तक हम जब देश की तरक्की की हम बात करते हैं वो हमारी बातें सारी बेमानी होंगी। और जैसा राजीव जी ने अभी बात कही कि वो 86% किसान जो सीमांत किसान हैं, यानी उनकी जो जोत है वो 1 से 1.5 एकड़ के करीब, ऐसे ही उसी के करीब पहुंचती है। तो ये जो किसान है, ये बीते 70 सालों से ऐसा नहीं कि योजनाएं अभी शुरू हुई हैं किसानों के लिए। हम हमेशा देखते रहे, हर बजट में जब भी बात हुई, हर सरकारों के दौर में हम देखते रहे हैं कि किसानों के लिए बड़ी बढ़ चढ़ कर बातें की जाती रही हैं और तमाम योजनाएं उनको समर्पित रही हैं। लेकिन ये जिस देश में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हो, उस देश में ये विडंबना ही कही जाएगी कि उसी किसान की हालत बेहद खराब रही है। तो ऐसे में जब तक वो किसान तरक्की के पायदान नहीं चढ़ेगा, तब तक आप चाहे सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, चाहे व्यापार कारपोरेट जगत की बात करेंगे, तो वहां के जो भी डेवलपमेंट होगा वो अधूरा ही माना जाएगा। और जब हम देश को बहुत ही तमाम दूसरे मुल्कों के तुलना में आगे ले जाने की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे में किसानों का मुद्दा निश्चित तौर से सबसे अहम हो जाता है। और ये हमें जरूर देखना होगा, आकलन करना होगा कि आखिर वो वजह क्या रही कि किसानों ने 70 साल में
तमाम क्षेत्रों में और जगह प्रगति हुई, लेकिन किसान क्यों अछूते रह गए? किसान क्यों पीछे, इस तरक्की की जो रफ्तार थी वो क्यों नहीं उसकी बढ़ पाई? तो ऐसे में ये तमाम सवाल हैं। और मोदी सरकार ने जिस तरीके से जो 3 कृषि कानून जो लाए गए, तो ऐसे में ये सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है और सरकार का वायदा भी है कि ये किसानों की जो तमाम समस्याएं अब तक चली आ रही थी, इन समस्याओं से उनको निजात मिलेगी, एक नई राह खुलेगी। और अब लेकिन हम इसको एक आंदोलन बीच में एक अवरोध के तौर पर जरूर देख पा रहे हैं। तो अब उसके पहलू से अगर निपट पाएंगे तो निश्चित तौर से, और किसानों की तरक्की की जो हम बातें करते रहे हैं, अभी तक जुबानी बातें ज्यादा हुई, लेकिन अब जमीन पर अगर होता दिखाई देगा तो ये सबके लिए बड़ा सुखद होगा। जी राजीव जी, आपने ज्ञानेंद्र जी को सुना, वो बात कर रहे हैं कि किसानों की तरक्की क्यों नहीं, बाकी सारे सेक्टर बढ़ गए। और जब सरकार अब बिल लेके आई है जिसमें कई सारी चीज़ें हैं जो किसानों के फ़ायदेमंद है, चाहे वो एफपीओ की बात हो, चाहे उनको बाकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, अपने हिसाब से कहीं पे बेचने की आज़ादी हो, लेकिन बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं जो कि बतौर पत्रकार आप लगातार फॉलो कर रहे होंगे। आप फिर क्या कहेंगे कि आप किसानों का हित भी चाहते हैं और जब उनके लिए कुछ किया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा भी डालते हैं? देखिए, जैसे ज्ञानेंद्र जी ने कहा, ये बिल्कुल सहमत हूँ कि 70 साल से अगर किसानों की अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और एग्रीकल्चर जो है वो नींव रहा है, जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बावजूद जो है किसानों का की योजनाएं तो बहुत सारी नहीं, हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में किसान रहा है, हर सरकार के बजट में एक बड़ा जो अंश है वो किसानों के हित के लिए रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़मीन तक किसानों के लिए नहीं पहुंचा। ये चिंतन का विषय भी रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति की बात करें तो वहाँ पर हमेशा से एक जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, वो राजनीति का विषय तो जरूर रहा है, लेकिन लाभ की जब भी बात आई है तो लाभ कहीं ना कहीं किसी और सेक्टर में जाता हुआ दिखाई दिया है। हम जब भारत की जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक संपूर्ण विकास की बात करते हैं, तो संपूर्ण विकास तभी संभव है जब हमारे देश का जो किसान है वो खुशहाल होगा। इस मामले में मैं तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए थे, जब पहला उनका भाषण था सेंट्रल हॉल में, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं गरीबों का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसानों का प्रधानमंत्री हूं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कम से कम फोकस जो है वो किसानों की तरफ, वो गरीब तबके की तरफ किया है, और उसी का नतीजा जो तमाम रिफॉर्म्स पिछले 6 साल में दिखाई दे रहे हैं, वो रिफॉर्म्स उसी का नतीजा। अब ये जो 3 बिल आए हैं, इसमें ज़रूर अभी किसानों में कुछ, मैं पहले भी कह चुका हूं कि संवाद की जो कमी है, जो एक विश्वास की कमी है किसानों में कि ये बिल उनके लिए हितकारी है कि नहीं। लगातार बातचीत चल रही है। 8 जनवरी को फिर एक बार फिर सरकार और किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो बैठेंगे, और इसका हल जिस दिन निकलेगा उसके बाद जिस तरीके से सरकार का दावा है कि ना एमएसपी खत्म की जाएगी, ना मंडी खत्म की जाएगी, अगर किसान इस बात पे सहमत हो जाते हैं तो देश के विकास के लिए और देश की खुशहाली के लिए एक ये अच्छा कदम होगा। वक्त एक बार फिर हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का चर्चा में। और चर्चा में हमारे 2 खास मेहमान राजीव श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र शुक्ला दोनों जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि अभी राजीव जी ने पूरी एक चर्चा में अपनी बताया, अपनी राय रखी बिल के बारे में, लेकिन मैं बिल से हट करके आज के अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने बार बार एक बात को कहा कि FPO का गठन करना, हर विकास खंड में एक FPO का गठन करना है, क्योंकि उनका मानना है कि किसानों की आय बढ़ाने में FPO का एक अहम योगदान हो सकता है। हालांकि यही FPO जो है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, जो बिल पास हुए हैं संसद द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो लाए गए हैं, उसको लेकर के पूरे देश के एक हिस्से में जो लगातार जो उसमें विपक्षी पार्टियों से लेकर कई लोग जुड़े हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में
उस कंटेक्स्ट को देखते हुए अगर आज की बात करें तो एफपीओ क्या भूमिका निभा सकता है? और उन्होंने एक बुंदेलखंड के एफपीओ की बात की कि किस तरीके से दूध बेच करके एफपीओ बना और उसकी सालाना आय जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो गई। देखिए बिल्कुल ऐसे तो देश में एक बड़ा एग्जाम्पल अगर देखेंगे अमूल का तो मौजूद ही है। और दूसरा ये है कि किसानों के लिए जैसे कि इस कानून को लेकर अभी जो आशंकाएं हैं, तमाम सवाल हैं, उनमें सबसे बड़ा यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक शक ये जाहिर किया जा रहा, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डर भी एक है कि ये जब होगा तो कारपोरेट जगत आएगा और किसान पहले से ही उनकी आर्थिक हालत कमजोर है। तो ऐसे में हमेशा एक बड़ा प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट होता है कि जब भी समझौता दो ऐसे पक्षों में होता है जहां पर एक पक्ष अगर धनी है और एक थोड़ा निर्धन है, तो वो समझौता कहीं ना कहीं वो धनी के पक्ष में झुका होता है। ये एक सामान्य जो प्रक्रिया है, सामान्य जो धारणा है, वो खेती किसानी में भी वो लोग इसको लेकर आशंकित हैं। तो ऐसे में हालांकि ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, योगी जी ने जैसे कहा, तो ऐसे में एक बात मैं सिर्फ उसे उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में जानना चाहता हूं। ये तो हालांकि एक सेक्शन, एक हिस्सा है देश का जहां के कुछ किसान जो हैं उस अड़े हुए हैं, अन्यथा बाकी पूरे देश के लिहाज से और खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं जानना चाहता हूं कि एफपीओ किस तरीके से भूमिका निभाएगा। देखिए जैसे बुंदेलखंड की बात हुई, तो बुंदेलखंड में पहले से ही सबसे बड़ी दिक्कत जब भी खेती की बात होती है, कृषि की बात होती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही पश्चिम का इलाका जितना हमारा उसमें उर्वरक है, वहां पर उर्वरा शक्ति वहां की जमीन की ज्यादा है। बुंदेलखंड में जस्ट उसका ठीक उसका उल्टा है। दोनों एक तरीके से विपरीत ध्रुव कहे जाएंगे। तो ऐसे में अगर बुंदेलखंड में ये योजना यहां पर बेहतर तरीके से ऐसे कारगर नतीजे दे पाती है, तो निश्चित तौर से, क्योंकि जैसे मैंने बात जब चर्चा हो रही है तो पहले भी बात हुई कि 70 सालों में अगर उनकी दशा दिशा नहीं बदली तो हमको उस दिशा पर उसको देखना होगा। और अगर कुछ उदाहरण हमारे सामने ऐसे आते हैं जहां पर जो उत्साहित करते हैं, तो उन्हें लागू करने में हर्ज क्या है। और तमाम जब प्रयोग किए गए तो ऐसे में किसानों के लिए यह हमेशा कहा जाता रहा कि किसान जो खेती है वो घाटे का सौदा है, वो कई बार लागत तक मूल्य नहीं निकल पाते हैं। तो अगर ऐसे प्रयोगों के जरिए अगर वो लागत मूल्य उनके निकल पाए, और यहां पर तो बात हो रही है कि 2022 तक दुगनी आय हो जाएगी, तो अगर ये दुगनी आय हो जाएगी तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तमाम, चाहे हमारे जितने भी इकोनॉमिक इंडेक्स हो, तमाम हमारे जो बातें होते, तमाम जो आंकड़े हैं, उन सारे आंकड़ों में एक हम जबरदस्त बदलाव देख सकेंगे। अगर ये जो बात हो रही है कि किसानों के लिए 2022 तक अगर उनकी आय दोगुनी हो जाती है, तो ये कदम एक बड़ा क्रांतिकारी कदम कहा जाएगा। और ये कदम बिल्कुल वैसे होगा जैसे हरित क्रांति हुई और उसके बाद पंजाब और उन प्रांतों में बदलाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से ये जब कदम है, क्योंकि हर वक्त के साथ, बदलते वक्त के साथ क्या हमारी जरूरतें होंगी, क्या होगा, उसको हमको जोड़ देखना पड़ेगा। तो ऐसे में तमाम जो पुराने तरीके चले आ रहे थे वो क्या प्रासंगिक हैं कि नहीं, उन्हें हमें जांचना होगा, परखना होगा। और ऐसे में जब योगी जी जब ये बात कह रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से जब ये ऐसी चर्चा की है, तो निश्चित तौर से ये एक उत्साहजनक बात दिखाई दे रही है। और इसमें संभावनाएं इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि खेती की दशा, जब इतनी समस्याएं, इतनी दिक्कतें हैं, तो ऐसे में इस प्रयोग पर अगर हम आगे बढ़ते हैं और उससे तस्वीर बदलती है, तो इससे सुखद, इससे बेहतर शायद कुछ नहीं होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं रहीं उनको भी इम्प्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा है। जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं, लगभग 27,000 करोड़ रुपए की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में पहुंची है। लगभग 36,000 करोड़ रुपए लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण के तौर पे, विभिन्न प्रकार के ऋण के तौर पे दिए गए ताकि वो अपनी कृषि में कुछ और बेहतर कर सके। इसके अलावा गन्ना किसानों को लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। ऐसे बहुत सारे आंकड़े जो संभव नहीं है मैं आपको बताऊं, लेकिन ये कुछ बिंदु थे जो कि बताते हैं कि प्रदेश सरकार ने किस तरीके से किसानों के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता थी उसके प्रति कार्य किया है। लेकिन मैं आप राजीव जी से पूछना चाहता हूं कि इससे इतर ये तो सारी बातें हैं किसानों के कल्याण की, और उस पर चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार लगी हो, लेकिन अगर आप 2022 के चुनाव को देखें, क्योंकि आप लंबे अरसे से राजनीति को भी कवर करते हैं, उसके लिहाज से ये एक साल योगी सरकार के लिए कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों को फोकस में रखा और लगातार योजनाएं बनाई हैं केंद्र और प्रदेश सरकार ने, क्या आपको लगता है 2022 में उसका फायदा इनको मिलेगा? देखिए, चुनौतियां क्या होगी आपको, इसके तरह चुनौतियां भी क्या हो सकती है इनके लिए? देखिए, किसान हमेशा से राजनीति में 1951 से जब से चुनाव की प्रक्रिया भारत देश में आज़ादी के बाद से शुरू हुई है, तब से ही
किसान जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है सभी पार्टियों के लिए, मैंने पहले भी कहा। तो किसान को खुश रखना, किसान की समृद्धि, किसान की खुशहाली, ये हर सरकार का प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश रेड टेपिज्म कह लीजिए या नीतियों में कुछ कमियां कह लीजिए कि किसान कहीं ना कहीं हमेशा जो है वो बातों में तो चर्चा में हमेशा रहा है। आज भी जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि राजनीति की मुख्य धारा में किसान आ गया है क्योंकि मोदी सरकार ने इतने काम किए हैं किसानों के लिए। सवाल अभी जो है वो काम जो है जब तक ज़मीन तक, किसानों तक, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि गन्ना का जो जैसे आपने भी बात कही कि एक बड़ी जो अमाउंट है गन्ना के भुगतान का, वो 3-3 साल 6-6 साल से किसानों का बकाया था, वो इस सरकार में पूरा हुआ। इसी तरीके से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी तो जिसमें 36,000 करोड़ के करीब का जो है ऋण माफ़ किया गया था। तो कहीं ना कहीं इन सरकार का, खासतौर से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का फोकस जो है वो किसान ज़रूर है। और जिस तरीके की योजनाएं हैं, जो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच अपनाई है दोनों सरकारों ने, केंद्र में और प्रदेश ने, अगर वो किसानों को इस बात के लिए विश्वास दिला पाते हैं, खासतौर से उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इस बात का विश्वास दिला पाते हैं, तो निश्चित तौर पर 2022 में चुनाव का लाभ होगा। तो फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का चर्चा में। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान राजीव श्रीवास्तव, ज्ञानी शुक्ला बने हुए हैं। ज्ञानी जी, आपने सुना राजीव जी को चुनौतियों के बारे में और किस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार को अपने किसानों के बीच पहुंचना है और जो कर रही है उसको वहां तक पहुंचाना भी है। लेकिन मैं आपसे एक से अलग एक सवाल है मेरा कि हम किसानों को ले करके जो भ्रम फैला हुआ है, खासतौर पे ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनको लगातार हमारे प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बोला कि किसानों को लेके कुछ किसान हैं जिनको भरमाया गया है, भ्रमित किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि वो जो भ्रम है वो थोड़ा दूर हो? हालांकि लगातार बातचीत जारी हो जिसके एक सकारात्मक परिणाम आने की पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है केंद्र और प्रदेश स्तर पे क्या करें ताकि किसान और ज़्यादा जागरूक हो, उसे पता चले कि सरकार हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद करने जा रही है? देखिए, दो जो कानून के दो उनको बिंदु हैं, उनमें देखेंगे तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर तमाम सवाल हैं, शंकाएं हैं। उसके अलावा किसानों को ऐसा लगता है कि MSP ख़त्म कर दी जाएगी, जबकि जब भी कोई भी जानकार है वो जानता है कि जब से खाद्य सुरक्षा कानून आ चुका है तो कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की होगी, कोई भी सत्ता होगी, वो आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। वो खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए सरकार को अनाज चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, खरीद करेगी ही, सरकारी खरीद होगी ही अनाज की। तो ऐसे में MSP खत्म करना ये दूर तक कभी संभव दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाए तो तमाम जगहों पर, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया कॉन्सेप्ट है, तमाम जगहों पर, खुद पंजाब जहां से सबसे ज्यादा आंदोलन अगर दिखाई देता हुआ, गरमाया हुआ है, वहां पर 80% से ज्यादा गन्ने की अगर उनकी फसल है तो वहां पर इसी के जरिए सहकारी, हर जगहों पर सहकारी समितियों के माध्यम से ही वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही ये फार्मिंग होती रही है। तो ऐसे में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो हर बदलाव तमाम विरोध लेकर आता है, तमाम शंकाएं और सवाल होते हैं, और शंकाओं और सवालों का हल जो होता है संवाद के जरिए निकलता है। संवाद लेकिन तभी होगा जब संवाद से ही समाधान होगा, लेकिन संवाद की राह में दो बड़े रोड़े होते हैं, हठ है, अहंकार है। तो अगर हठ और अहंकार इनको हटा दिया जाए, लचीलापन होगा और आपस में एक सहयोग की भावना होगी, सम्मान होगा, तो मुझे लगता है कि संवाद से समाधान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानी जी, राजीव जी। हमारे पास समय इतना ही है फिलहाल, चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।